वास्ते दोस्तों दो तीन बातें समझ लो कि हमें सबसे पहले समझना होगा ये वायु दाब होता क्या है और कितना होता है। तो वायु दाब के बारे में जानना है। वायु दाब की समाप्ति के बाद दाब पेटियों को पढ़ना है। दाब पेटियां इन्हें पढ़ना है। इनकी समाप्ति के बाद दाब पेटियों का विस्थापन पढ़ना है। दाब पेटियों का विस्थापन पढ़ना है। हाँ, जब दाब पेटी पढ़ेंगे तो इनसे जुड़ी मौसमी दशाओं को भी पढ़ते जाएंगे। प्रत्येक दाब पेटी में किस प्रकार की मौसमी दशाएं पाई जाती हैं इसे भी हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। बेसिकली ये टॉपिक केवल इतना ही है, बट इतना टॉपिक छोटा नहीं है, इसको भी छोटा मत समझना दोस्तों। मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ध्यान से पढ़ाऊंगा। अदनान फैजल आपके पढ़ाने का तरीका से सबसे अलग है। बेजोड़ के मोस्ट वेलकम बेटा। ओके चलो आ जाओ, कमेंट्स ऑफ करो। ज्यादातर बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ करो। चलो पढ़ना शुरू करो, अब पढ़ो, ठीक है। अब नोटिस करना दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमने वायुमंडल की उत्पत्ति के साथ तमाम बातें बताई कि सपोज ये हमारी पृथ्वी की सतह है, अर्थ सरफेस है। पृथ्वी की सतह अपने चारों ओर से वायुमंडल से घिरी हुई है। यह है वायुमंडल जो हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है। पृथ्वी की सतह वायुमंडल से घिरी हुई। वायुमंडल की एक बड़ी अभिन्न विशेषता है कि जैसे जैसे पृथ्वी सतह के समीप पहुंचेंगे वायुमंडल का घनत्व बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाइयों की ओर जाते जाएंगे वायु विरल होती जाएगी। वायु विरल होती जाएगी, विरल होती जाएगी, विरल होती जाएगी। गुरुत्वीय शक्ति की वजह से जुड़ी हुई पृथ्वी के बाह्य सतही भाग की यह वायु और वायु का आवरण निश्चित रूप से पृथ्वी सतह पर एक निश्चित भार आरोपित करता है। फिर से बोलना चाहूंगा कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव से पृथ्वी से के चारों ओर एक इनवेलप के भांति घिरा हुआ ये जो वायुमंडल प्राप्त हो रहा है, यह आवरण प्राप्त हो रहा है, यह पृथ्वी सतह पर एक निश्चित भार आरोपित करता है। इसका अपना भी भार है दोस्तों। तो पृथ्वी सतह पर एक निश्चित भार आरोपित करता है। इसके द्वारा आरोपित किए गए भार को ही वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज हथेली, हथेली में पेपर भी रख दो दोस्तों तो एक वेट इंपोज होता है। हम यहां खड़े हुए हैं ना, हमारे ऊपर भी वायुमंडल का एक दाब लगा हुआ है, एक भार लगा हुआ है। हम पर भी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंपोज्ड है और हमारा शरीर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए अनुकूलन की दशा को प्राप्त कर चुका है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताते हैं दोस्तों। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा साइंस में, बच्चों वाले साइंस की किताबों में, कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, ऊंचाइयों पर जाते हैं, तो सभी के नहीं लेकिन ज्यादातर लोगों के या कुछ लोगों के नाक की नसें फट जाती हैं और ब्लड आने लगता है। और उसका कारण भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे ऊंचाइयों पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय भार में कमी आती है। क्योंकि नसों के अंदर का दाब अधिक होता है, वायुमंडल का दाब घट जाता है, तो नसें फट जाती हैं। और सबसे पहले वहां की नसें फटेंगी जो बहुत पतली होंगी। सबसे पहले कहां की नसें फटेगी? वहां की जो बहुत पतली होंगी दोस्तों, बहुत पतली होंगी, तो नसें फट जाती है। तो कुल मिलाकर एक लाइन समझना कि वायुमंडल हमारे ऊपर भार आरोपित करता है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के ऊपर भार आरोपित करता है। मेरी हथेली है, इस पर भी भार है, मेरा सिर है, इस पर भी भार है, मेरे आसपास एक टेबल रखी है, इस पर भी भार है, कंप्यूटर डेस्क है, इस पर भी भार है, ये पानी पीने की ग्लास रखी, इस पर भी भार है। मतलब वायुमंडल प्रत्येक जगह पर अपना भार आरोपित करता है वायुमंडल द्वारा। मतलब पूरे के पूरे वायुमंडल का ये लंबवत प्रकोष्ठ ऊपरी सतह से लेकर नीचे तक वायुमंडल द्वारा पृथ्वी सतह पर आरोपित किया गया जो कुल भार है दोस्तों, उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये वायुमंडलीय दाब, इसको ऑलवेज रिमेंबर कि वायुमंडलीय दाब वायुमंडल की सर्वाधिक ऊंचाई से लेकर पृथ्वी की सतह तक का बेसिकली दोस्तों ये क्या होता है? एक लंबवत प्रकोष्ठ का भार होता है। एक लंबवत प्रकोष्ठ का भार होता है। ये भार है दोस्तों, ये वेट है, ये वेट है। इस लंबवत प्रकोष्ठ का भार होता है, लंबवत प्रकोष्ठ का भार होता है, लंबवत प्रकोष्ठ का भार। क्लियर समझ पा रहे हो? पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का वायु पृथ्वी सतह पर जो भार आरोपित करता है, ये तो वायुमंडलीय दाब हो गया। लेकिन दोस्तों इस वायुमंडलीय दाब का मापन क्या करेंगे? क्या पूरी पृथ्वी में करेंगे और बताएंगे? ना, इकाई क्षेत्रफल पर नापेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे। प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल पर, सपोज इसकी अपनी एक लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, तो इस लंबाई एवं चौड़ाई वाले क्षेत्रफल पर वायुमंडल का एक लंबवत प्रकोष्ठ कितना भार आरोपित करता है? क्या आरोपित करता है? वेट। जितना भार आरोपित करता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और पूरी पृथ्वी के सतह पर आरोपित किए गए इस भार का औसत निकाल लिया तो दोस्तों ये प्राप्त होता है कितना? मैं लिखना चाहूंगा औसत रूप से 1013 मिली बार के बराबर, क्योंकि वायुमंडलीय दाब को मिली बार में भी मापते हैं, तो इतना प्राप्त होता है। या दूसरा हम अगर कहें तो ये 1.03 किलोग्राम भार के बराबर। पर ये किलोग्राम भार कितना होता है? प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर, या यही प्राप्त होता है 13.7 पाउंड पर इंच स्क्वायर क्षेत्रफल पर। या यही अगर शुष्क वायुदाब मापी में मापा जाए तो यह 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर पाया जाता है। पारे के ऊंचाई के बराबर पाया जाता है दोस्तों। इसमें से कोई भी एक आंकड़ा याद करो, मैं तो कहूंगा सारे के सारे याद कर लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए याद करना होगा कि अगर शुष्क वायुदाब मापी में वायुमंडलीय दाब के औसत को देखा जाए तो यह 76 सेंटीमीटर है। अब मापन के तीन प्रकार के तरीके हैं। मिलीबार में मापेंगे तो औसत रूप से 1013 मिलीबार प्राप्त होता है। सीजीएस और एमकेएस पद्धति वगैरह सब आपने पढ़ा होगा, तो उसमें अगर मापते हैं तो 1.03 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर प्राप्त होता है। और अगर इंच पर मापा जाए तो ये 13.7 पाउंड प्राप्त होता है। ये एक इसमें से किसी भी एक इकाई को अगर आप कहेंगे तो ये कहलाता है 1 एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहलाता है? 1 एटीपी। टी को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और पी और ए को कैपिटल फॉर्म में, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है।
प्रेशर कहलाता है। तो फिर बात आती है कि इन्हें प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इन्हें प्रभावित करने वाले कारक में कुछ विशिष्ट कारक ही हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले मैं इतनी बात जितनी समझाया हूं ये आपको कॉपी में लिखा देता हूं। आफ्टर दैट प्रभावित करने वाले कारकों पर आते हैं। तो लिखो सभी के सभी ध्यान से कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लिखेंगे सभी भाषा में, पूरी भाषा में लिखाता हूं दोस्तों। तो लिखो ध्यान से, लिखें पृथ्वी के चारों ओर से आबद्ध, आबद्ध का मतलब होता है घिरा हुआ, पृथ्वी के चारों ओर से आबद्ध वायुमंडल, वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव की वजह से, पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव की वजह से पृथ्वी सतह पर एक निश्चित भार, पृथ्वी सतह पर एक निश्चित भार आरोपित करता है, एक निश्चित भार आरोपित करता है जिसे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करेंगे, लिखें वायुमंडलीय दाब, दाब पृथ्वी के विविध मौसमी परिघटनाओं के साथ साथ, पृथ्वी के विविध मौसमी परिघटनाओं के साथ साथ जैव पारिस्थितिक दशाओं को प्रभावित करता है, जैव पारिस्थितिक दशाओं को प्रभावित करता है जिसकी औसत मात्रा सी लेवल पर, मतलब सागर सतह पर, सागर सतह की ऊंचाई को 0 माना जाता है, तो जिसकी औसत मात्रा सी लेवल पर, सी लेवल के लिए लिख देते संक्षेप में एसएल, सी लेवल पर 1013 मिलीबार या 1013 मिलीबार या 1.03 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.03 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 13.7 पाउंड प्रति इंच स्क्वायर, 13.7 पाउंड प्रति इंच स्क्वायर या 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर, 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर पाया जाता है, जिसे 1 एटीपी मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब, जिसे एक वायुमंडलीय दाब के नाम से जाना जाता है, एक वायुमंडलीय दाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पारे की ऊंचाई बच्चों ने पूछा। देखो एक शुष्क वायु दाब मापी होता है जिसमें भरा होता है पारा। जैसे आप लोगों ने पुराना वाला अगर थर्मामीटर देखा है उसमें पारा भरा होता है, तो उसमें जितना अधिक दाब होगा उतना ही पारे की ऊंचाई बढ़ती जाएगी। उस शुष्क वायु दाब मापी यंत्र में, एनोमीटर कहलाता है बेसिकली वो, उसमें पारे की ऊंचाई उतनी ही बढ़ती जाती है। तो ये है पारे की ऊंचाई, ठीक है ना। बस तो ये था दोस्तों, इसमें इसका इतना मेजरमेंट पाया जाता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों सभी ध्यान से कि वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक करण ने कुछ लिखा है, सर आपकी क्लास लेने के बाद बहुत सुकून मिलता है। वेलकम बेटा, पढ़ो फिर अच्छे से। दीवाल के नाप में भी कहते हो दूसरा यंत्र होता है संजीवनी, वो यंत्र दूसरा होता है, उसको कुछ कहते हैं, मैंने भी देखा है। ठीक है, खैर आओ कारक में आओगे तो सबसे पहला कारक लिखोगे आप तापमान। फर्स्ट कारक लिखो तापमान, टेम्परेचर, तापमान के साथ लिखेंगे टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बस इतना लिख दो आप। ताप एवं दाब का एक दूसरे से, आगे लिखेंगे डैश देकर, इतना लिखने के बाद ताप एवं दाब का एक दूसरे से व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है। आगे डिटेल कर देंगे। ताप एवं दाब का एक दूसरे से, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर दाब में कमी आती है, ताप बढ़ाने पर वायु दाब में कमी आती है, जबकि ताप घटाने पर वायु दाब बढ़ जाता है, क्यों ऐसा होता है? तो लिखा है क्योंकि ताप का प्रभाव गैसीय प्रसार एवं संकुचन पर पड़ता है,
ताप का प्रभाव गैसीय प्रसार एवं संकुचन पर पड़ता है। पूर्ण विराम। पहली बात समाप्त। अब दूसरी बात पर आते हैं। चलो, ताप का प्रभाव आपने सबसे पहला वायुमंडलीय दाब का देखा, ठीक है। अब बात करते हैं ऊंचाई, अल्टीट्यूड, ऊंचाई। अब ऊंचाई के साथ भी लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दाब। ऐसे पहले ये भी फॉर्मूला लिख दो, ये सब फॉर्मूले हैं। ऊंचाई का मतलब अल्टीट्यूड या हाइट भी कह सकते हो, बट अल्टीट्यूड कहोगे ज्यादा अच्छा है। ऊंचाई अर्थात पृथ्वी सतह से हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं, अर्थात पृथ्वी सतह से हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाते हैं, वायुदाब में क्रमिक गिरावट आती जाती है। मतलब गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। वायुदाब में क्रमिक गिरावट आती जाती है, गिरावट आती जाती है। तो थर्ड नंबर लिखेंगे, तीसरा नंबर पर लिखेंगे। तीसरे नंबर पर वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति, आर्द्रता की उपस्थिति, आर्द्रता की उपस्थिति। तो लिखें आर्द्रता की अधिकता में, इसके लिए भी आप लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दाब। आर्द्रता की अधिकता में, अधिकता में वायु दाब की कमी आ जाती है। जितना अधिक आर्द्रता होगी वायु दाब उतना कम होगा। ये बात ध्यान रखना, उल्टा मत समझ लेना। वायु दाब में कमी आ जाती है क्योंकि आर्द्रता, क्योंकि आर्द्रता मतलब मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी है ना। आर्द्रता अपने साथ, क्योंकि आर्द्रता अपने साथ गुप्त ऊष्मा संचित किए हुए होती है, गुप्त ऊष्मा संचित किए हुए होती है, संचित किए हुए होती है। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट चौथे नंबर पर लिखेंगे वायु की गतिशीलता, वायु की गतिशीलता, गतिशीलता। तो डैश देकर लिखेंगे स्थिर वायु की दशा में, स्थिर वायु की दशा में वायुमंडलीय दाब उच्च प्राप्त होता है। स्थिर वायु की दशा में वायुमंडलीय दाब उच्च प्राप्त होता है, जबकि वायु की गतिशीलता या पवन प्रवाह, वायु की गतिशीलता या पवन प्रवाह के साथ वायु दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। जितनी प्रचंड पवनें होंगी, जितना वेग अधिक होगा पवनों का, वायु दाब उतना ही कम होगा। तो वायु दाब घट जाता है। पूर्ण विराम लगाए, लिखे पुनः, पुनः किसी स्थान विशेष से, किसी स्थान विशेष से वायु धाराओं के आरोहण से, आरोहण मतलब ऊपर जाना, वायु धाराओं के आरोहण से या ऊर्ध्व संचरण से या संवहन से, कोई शब्द बोल दे, आरोहण से, आरोहण से पृथ्वी के सतही दाब में कमी आती है। पृथ्वी के सतही वायु दाब में कमी आती है। जहां पर संवहन की स्थिति होगी, वायु ऊपर की ओर उठ रही होगी, तो सतही वायु दाब घट जाएगा। पृथ्वी के सतही वायु दाब में कमी आती है, जबकि ऊपरी वायुधारा के अवतलन, ऊपरी वायुधारा के अवतलन या अवरोहण से, अवतलन या अवरोहण से, अवरोहण से धरातलीय वायु दाब बढ़ जाता है, धरातलीय वायु दाब बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर कि जहां वायु का ऊर्ध्व संचरण होगा धरातल पर दाब कम होगा, और जहां वायु का अधो संचरण होगा या अवतलन होगा वहां पर धरातल पर वायु दाब बढ़ा हुआ पाया जाएगा, बढ़ा हुआ पाया जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा बिंदु हो गया। लास्ट बिंदु लिखाऊंगा, लास्ट बिंदु लिखे संपीडन प्रभाव, संपीडन प्रभाव। कंप्रेशन जहां पर होता है, वायु को कंप्रेस्ड किया जाता है ना, तब की बात कर रहे हैं। संपीडन प्रभाव, संपीडन प्रभाव। तो डैश देकर संपीडन प्रभाव में लिखेंगे सभी कि किसी भी बंद तंत्र में, किसी भी बंद तंत्र में गैसों को संपीडित करने पर, गैसों को संपीडित करने पर, संपीडित करने पर गैस अणुओं के मध्य लगने वाले आपसी टकराव से, गैस अणुओं के मध्य लगने वाले आपसी टकराव से, टकराव से वायुदाब में वृद्धि हो जाती है। यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टकराव बढ़ा तो तापमान भी तो बढ़ेगा। मैंने कहा ना करा, बिल्कुल बढ़ेगा तापमान, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति होती है कि जब तंत्र बंद है तो कणों के टकराने से, जिसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कोलिजन, अंतर आणविक संघट, इस संघट की दशा में भले तापमान बढ़ता है लेकिन बढ़े तापमान के बावजूद दाब बढ़ जाता है, क्योंकि तंत्र बंद है। और यही तंत्र खुला होता तो दाब घट जाता। तो बंद तंत्र की दशा में अगर संपीडन प्रभाव बढ़ा दिया जाए तो दाब बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है दोस्तों? दाब बढ़ जाता है। जितेंद्र सर ने पूछा सर ये इफेक्ट बाद में होता है या पहले? प्रेशर कम या ज्यादा होने के साथ साथ होता है, ना बाद ना पहले बेटा, ये साथ साथ प्रक्रियाएं काम करती हैं,
ये साथ साथ प्रक्रियाएं काम करती हैं। तो इस प्रकार से इन कारकों का प्रभाव वायुमंडलीय दाब में पाया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पाया जाता है दोस्तों। ये कारक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारक है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये हो गए, कारक हो गए, प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब हम लिखेंगे वायु दाब पेटियां, हेडिंग दीजिए सभी, वायु दाब पेटियां, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट, वायु दाब पेटियां, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स, प्रेशर बेल्ट। अनिशा ने पूछा तो सर क्या बलून के अंदर दाब बढ़ेगा? एक्चुअली बलून का आयतन फैल रहा है ना बेटा, तो उसको ओपन सिस्टम कैसे मानोगे? बलून का आयतन फैल रहा, आपने फूंक मारी, हवा भरी तो आयतन बढ़ गया। क्लियर हो गया मेरी बात की नहीं? अगर बलून का आयतन वही रहता, बंद तंत्र की मैंने बात कही है, आयतन वही रहता और आप लगातार फूंक मारते तो अंदर का दाब बढ़ जाता। अरे नोटिस करो दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट को, चलो मैं एक उदाहरण देता हूं, ये मैंने थर्मस खोला, पानी खाली कर दिया, फूंक मारा, अब नोटिस करना इसकी रिवर्स प्रेशर, इसका रिवर्स एयर प्रेशर आपके मुख में लग रहा होगा। किसी भी बंद तंत्र पर फूंक मारो, दाब बढ़ा दो, आपको रिवर्स प्रेशर फील हो रहा होगा दोस्तों, फील हो रहा होगा। एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण देता हूं, हालांकि बहुत खराब उदाहरण, लेकिन मुझे देना उचित समझ में आया तो दे रहा हूं। अभी परसों की बात कर रहा हूं, एक महिला बैठे रो रही थी, एक महिला बैठे रो रही थी, अपने रिश्तेदारों से बात कर रही थी, अकेली थी। मैं था और मेरे दो तीन शिक्षक दोस्त थे, सबको तकलीफ हुई कि आखिर क्या हो गया इस महिला को। तो अब क्या बोलूं दोस्तों, मेरा गला भी रुक रहा बोलने में, पर बोलना पड़ेगा। वो बोली कि करीबी रिश्तेदार, उसका बेसिकली भतीजा लगता था, उम्र बहुत कम थी, 32 साल की उम्र थी, महिला से आ रही थी, महिला रही होगी 50-55 साल की। बोली कि पता नहीं उसको क्या हो गया। तुम लोगों ने क्या बोला? क्या बोला? बैठा था, बैठे बैठे बात करना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया तो हुआ क्या? बोली हमने उसके मुंह में फूंक मारी, फूंक मारी तो उसकी हवा वापस लौट कर आ रही थी, मतलब वो डेड बॉडी हो चुकी थी, एक्सपायर कर चुका था वो। बेहद तकलीफ हुई। फिर हालांकि हम लोग जब तक बात कर रहे थे, उसने कहा कि हमने अपने रिश्तेदारों को फोन कर दिया है, वो सब आते ही होंगे, तब तक धीरे धीरे बात करने के दौरान आ ही गए थे, सब आ ही गए थे। और बस दोस्तों, मतलब कुल मिलाकर ये कहें कि अगर तंत्र बंद है और आप अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का अगर आप एयर प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा दोस्तों, ऐसा होता है। ओके, बस इतनी सी बात। अब वायु दाब पेटियों पर बात करने हैं। ठीक है, चेतना लिखा प्रेशर के कारण बलून बर्स्ट हो जाएगा अगर बलून न बढ़े। बिल्कुल ठीक बात है चेतना बेटा, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, इसीलिए उसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा बढ़ा दी जाती है, इलास्टिसिटी ज्यादा बढ़ा दी जाती है। शिवम ने कहा सर मैंने तो अपनी हथेली पर ही ट्राई कर लिया। कहीं पर ट्राई कर लो बेटा, कहीं पर ट्राई कर लो, वही नियम लगेगा। तो अब पृथ्वी पर वायु दाब पेटियों की बात करनी है हमें। अगर दोनों, अब थोड़ी देर के लिए फिर से रुकोगे, आप कुछ नहीं लिखोगे, पहले मुझे समझा लेने दोगे, आफ्टर दैट आप लिखोगे फिर से। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम अपनी घूर्णन करती हुई पृथ्वी को देखें कि यहां पर एक आइडियली कितनी वायुदाब पेटियां प्राप्त होती हैं, आइडियली आदर्श रूप में कितनी वायुदाब पेटियां प्राप्त होती हैं, तो आप नोटिस करोगे कि हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी पर मूलतः वायुदाब पेटियां 7 हैं, 7 हैं। अगर दोनों गोलार्धों को मिला दिया जाए तो दोनों गोलार्धों को मिलाकर 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स प्राप्त होते हैं। अब वो 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट कहां हैं, कैसे हैं, इन तमाम चीजों को मैं आज आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। सबसे पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट जो प्राप्त होता है वो इक्वेटर के पास प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है दोस्तों? इक्वेटर के पास प्राप्त होता है, जिसे आप इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। ये दोनों ही गोलार्धों को मिलाकर 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य पाया जाता है, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ पाया जाता है दोस्तों। ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सबके साथ लिखूंगा। आफ्टर दैट पाया जाता है दोनों ही गोलार्धों में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या पाया जाएगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ओहो, दिस वन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये उत्तर में भी होगा, दक्षिण में भी होगा, दोनों गोलार्धों में। ये जो प्रेशर बेल्ट प्राप्त हो रहे हैं, ये दोनों गोलार्धों को मिलाकर प्राप्त होते हैं। इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को ही हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। क्यों कहते हैं? सब समझाऊंगा, बस कान खोलकर सुनते रहना, सब समझाऊंगा बेटा, एक एक पक्ष आपको समझ में आएगा, हर बात समझाकर पढ़ाऊंगा। तीसरे नंबर पर प्राप्त होता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट दोस्तों। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है, तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है तो ऐसे ही सदर्न में भी पाई जाती है, ऐसे ही सदर्न में भी पाई जाती है, दिस वन। फिर लास्ट पाई जाती है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, अगेन पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब देखना, जो हाई प्रेशर बेल्ट है उनको मैं सैडेड कर देता हूं, दिस वन। ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट, ये हाई प्रेशर बेल्ट, ये हाई प्रेशर बेल्ट। जो लो प्रेशर बेल्ट हमको सैडेड नहीं करता, उनको सैडेड नहीं करता। चलो अब इनके साथ नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। ये पाई जाती है 10 डिग्री, ये पाई जाती है दोस्तों ध्यान से, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। ये पाई जाती है आप कह सकते हैं 25 टू 35 डिग्री नॉर्थ, तो इधर 25 टू 35 डिग्री साउथ। ये पाई जाती है 60 टू 65 डिग्री नॉर्थ, तो यहां पर 60 टू 65 डिग्री साउथ। ये पाई जाती है 70 टू 90 डिग्री नॉर्थ, तो यहां भी 70 टू 90 डिग्री साउथ। इन सब के अपने नाम हैं। इस बेल्ट को आप फर्स्ट बेल्ट बोलेंगे, ये वाली आपकी बेल्ट सेकेंड बेल्ट है, ये बेल्ट आपकी थर्ड बेल्ट है, और ये बेल्ट आपकी फोर्थ बेल्ट है। ये चारों पेटियां दोनों गोलार्धों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 3 3 6 1 7 हो जाती है। तो कौन कौन सी पेटियां हैं? सबसे पहली पेटी प्राप्त होती है विषुवतीय निम्न दाब पेटी,
निम्न दाब पेटी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दूसरे नंबर पर पाई जाती है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। क्यों बनती है सब बताऊंगा, यहां मौसमी दशा कैसी है ये भी बताऊंगा। तीसरे नंबर, अच्छा ये इसके जरूर ध्यान रखना कि ये नॉर्थ में भी होगी साउथ में भी होगी। फिर होती है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ये भी नॉर्थ में भी होगी और साउथ में। और चौथे नंबर पर होती है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, जो कि नॉर्थ में भी होगी और साउथ में। तो इस तरह से दोनों गोलार्धों को मिलाकर टोटल 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट दोस्तों, 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट पाए जाते हैं। फिर से बताना चाहूंगा आपको कि ये सारी की सारी आइडियली आदर्श रूप में पाई जाने वाली पेटियां हैं। आइडियली अगर हम मानते हैं कि हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से एक अक्ष पर हमेशा स्थिर रहती हुई घूर्णन करती हो तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो इसी बात को आपको लिखना है, इसी बात को आपको लिखना है। ध्यान से सभी मेरे प्यारे दोस्तों लिखो, अच्छे से लिखना। लिखो, घूर्णन करती हुई हमारी पृथ्वी में, घूर्णन करती हुई हमारी पृथ्वी में आदर्श रूप से कुल सात वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, जिनकी उत्पत्ति के कारण एवं संबंधित मौसमी दशाओं की व्याख्या निम्नलिखित है, ठीक है। तो लिखो सभी के सभी ध्यान से लिखो। नंबर 1 इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवतीय निम्न दाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, लिखेंगे डैश देकर इसे 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य। अब स्थिति आप इसके लिख रहे हो 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, इसके बीच पाई जाएगी। ठीक है ना, ओके। फिर इसका कारण क्या है इसकी उत्पत्ति का, तो लिखे कारण, हेडिंग दे देंगे कारण पॉइंट वाइज मैं आपको लिखाता हूं तो आप भाषा लिखने से बच जाएंगे, एकदम उत्तम लिखने का तरीका होगा। लिखो नंबर 1 पहला लिखोगे, ध्यान से सभी लिखो। विषुवतीय प्रदेश में सालों भर उच्च तापमान की वजह से, निम्न दाब पाया जाता है, ये पहला कारण हुआ। अब दूसरे कारण पे आइए, अब दूसरा बिंदु लिखिए। इस पेटी में दोनों ओर से आने वाली व्यापारिक पवनें अभिशरित होती हैं। अभिशरण का मतलब आपस में मिलना, टकराना। अभिशरित होती हैं एवं वायु के ऊर्ध्व संचरण को जन्म देती हैं। अभिशरित होती हैं एवं वायु के ऊर्ध्व संचरण, ऊपर की ओर जाना, वायु के ऊर्ध्व संचरण को जन्म देती हैं, जिन्हें संवहन धाराएं कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखो। इन धाराओं के प्रभाव से भी यहां निम्न दाब की प्राप्ति होती है। इन धाराओं के प्रभाव से भी यहां निम्न दाब की प्राप्ति होती है। निम्न दाब पाया जाएगा, ये धाराएं निम्न दाब पैदा कर देंगे। यहां निम्न दाब की प्राप्ति होती है, कैसे समझो। सबसे पहली बात मैंने बताई कि सपोज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का मतलब है ये 0 डिग्री की लाइन है। यहां सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहां भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, मान लेते हैं मोटे तौर पर 30 डिग्री और 30 डिग्री से। तो इधर होता क्या है दोस्तों, ध्यान रखना कि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की ओर आती है ट्रेड विंड, जिनको आप कहते हैं व्यापारिक पवन। ये ट्रेड विंड आई यहां पर, ये दोनों टकराई और टकराकर इस तरह से ये संवहन को जन्म दे देती है। कुल मिलाकर ऐसे समझो, जैसे मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे इस ओर से बाएं हाथ की ओर से एक पवन आई, मेरे पैरों के पास टकराई, मेरे दाहिने हाथ की ओर से भी एक पवन आई, मेरे पैरों के पास टकराई, और टकराकर मेरे सिर के पास, सिर की ओर ऊपर की ओर उठ गई। दोनों ओर से हवा आई, टकराई और सिर की ओर ऊपर उठ गई। इसको कहते हैं संवहन प्रभाव। समझ रहे मेरी बात की नहीं? दूसरा तरीका दिखा सकता हूं। इधर से एक हवा आई टकराई, इधर से एक हवा आई टकराई, और दोनों टकराकर कुछ इस तरह से ऊपर की ओर उठ गई। तो जो ऊपर की ओर हवा का उठना है इसको कहते हैं संवहन, गत्यात्मकता। और ये जो दो पवनें, व्यापारिक पवनें यहां पर टकराती है, इसको कहते हैं अभिसरण।
तो दो पवनों के अभिसरण एवं संवहन प्रभाव के कारण यहां पर दोस्तों क्या होता है, यहां निम्न दाब प्राप्त होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कारकों में कि जब भी वायु का उत्थान होगा, ऊर्ध्व संचरण होगा, आरोहण होगा, तो धरातल में यह निम्न दाब पैदा कर देंगी, लेकिन जैसे ही अवतलन होगा ये क्या पैदा करेंगी, उच्च दाब पैदा कर देंगे। तो यहां पर दोस्तों वायु का आरोहण हो रहा है, अभिसरण एवं आरोहण संवहन प्रभाव के साथ हो रहा है, इसलिए धरातल पर यहां क्या पैदा करेंगी, एल लिख दिया मैंने। एल का मतलब है लो प्रेशर, एलपी भी लिख सकते हो, एल भी लिख सकते हो, तो ये लो प्रेशर क्रिएट कर देती है, एल लो प्रेशर क्रिएट कर देगी दोस्तों। कुछ इस प्रकार की गतिविधि यहां पर पाई जाती है। तो पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे अर्थात यह तापीय कारण से निर्मित निम्न दाब पेटी है, अर्थात यह तापीय कारण से निर्मित निम्न दाब पेटी है, निम्न दाब पेटी है जिसमें वायु के अभिसरण एवं संवहन प्रभाव, जिसमें वायु के अभिसरण एवं संवहन प्रभाव अर्थात गत्यात्मकता की भी मुख्य भूमिका होती है। इस भूमिका को नकार नहीं सकते आप, की भी मुख्य भूमिका होती है, पूर्ण विराम। अच्छा, ऊपर 2 बिंदु लिखे थे, फिर ये पैराग्राफ लिखा, उसके बाद तीसरा बिंदु लिखेंगे, क्यों और निम्न दाब होता है ना, तीसरा बिंदु। तो लिखें विषुवतीय प्रदेशों में पृथ्वी का सर्वाधिक घूर्णन एवं विषुवतीय प्रदेशों में पृथ्वी का सर्वाधिक घूर्णन एवं न्यूनतम गुरुत्वीय बल, सबसे कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की विषुवत रेखा पर है, तो न्यूनतम गुरुत्वीय बल पाया जाता है, गुरुत्वीय बल पाया जाता है। इसलिए भी इस पेटी में निम्न दाब की प्राप्ति होती है, निम्न दाब की प्राप्ति होती है। तो ये तो आपने लिखा कारण, क्या लिख दिया आपने, कारण। अब कारण के बाद लिखेंगे मौसमी प्रभाव, तो हेडिंग दीजिए इसी में, लिखिए मौसमी प्रभाव, मौसमी प्रभाव लिखें उच्च सूर्य तप एवं सालों भर पाए जाने वाले संवहन प्रभाव के कारण, सालों भर पाए जाने वाले संवहन प्रभाव के कारण यहां अस्थिर वायुमंडल के साथ सघन, अस्थिर वायुमंडल के साथ सघन कपासी वर्षक बादलों की प्राप्ति होती है। कैसे बादल बनते हैं, कपासी वर्षक, क्यूमुलोनिम्बस। अब ये बादलों के नाम वगैरह आप आगे पढ़ोगे, ऐसा इनकी आकृति होगी। सघन कपासी वर्षक बादलों की प्राप्ति होती है, जिनके द्वारा लगभग प्रत्येक दिन, ये सब चित्र बनाएंगे, जिनके द्वारा लगभग प्रत्येक दिन दोपहर के बाद गरज चमक के साथ वर्षा की जाती है, गरज चमक के साथ वर्षा की जाती है। इन बादलों का नाम मैंने क्या बताया, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, कपासी वर्षक बादल। ये चित्र बनाओ, अभिसरण दिखाना, संवहन दिखाना। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, अभिसरण, संवहन, बादल निर्माण, बादल है कपासी वर्षक, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, और वर्षा है, वर्षा। हर दिन वर्षा नहीं, लगभग हर दिन है, ऐसा नहीं कि हर दिन वर्षा होगी। रीना शर्मा बिटिया पढ़ने, तो अभी तेरा हिस्ट्री में गायब कर दूंगा। जबरदस्ती का कमेंटबाजी में लगी है, किसी का हिस्ट्री होगा तो क्या करेगी, अपना रख बेटा और खत्म कर बात। बार बार मैसेज करती, कमेंट्स करती तो नजर जा रही है, और कुछ बच्चे लग गए इंटरटेन करने में। कपासी वर्षक बादल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, और गरज चमक के साथ वर्षा होगी। हो गई, ठीक है। अभिषेक विश्वकर्मा मोस्ट वेलकम बेटा। चलो बंद करो, चलो पढ़ो पहले, अभी तो पढ़ो, बहुत महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। फिर से हाँ, ये वाला डायग्राम बनाना है बेटा, ये वाला डायग्राम, इसको भी बना लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये ट्रेड विंड यहाँ आई, आपस में टकराई, और ये यहाँ पे कन्वेक्शन हुआ, ये जो हो रहा है, ये संवहन है बेटा, ये संवहन हो रहा है, ये संवहन हो रहा है। ये हाई प्रेशर बेल्ट है, इसको एचपी लिखेंगे आप, ये भी हाई प्रेशर बेल्ट है अगर इस चित्र को भी बनाना, और ये लो प्रेशर बेल्ट है। ऐसा आप बनाओगे पूरा चित्र, दोनों बनाओगे तो और काम करेगा। ये छोटे छोटे चित्र आपके बड़े काम के होते हैं। ये डिग्री वैल्यू के साथ लिखना, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। बन गया, बन गया। अब चलो, अब जब इतना बन गया, ये बात लिख भी लिया, तो अब एक नोट लिखना है दोस्तों, नोट लगाना है। अब देखो यहां पर आपने देखा, अब नोट के साथ क्या लिखना, पहले समझ लो। नोट के साथ एक ही नोट लिखना है। बेसिकली आपने देखा कि 10 डिग्री अगर हम नॉर्थ से देखें, 10 डिग्री साउथ के बीच में, 10 डिग्री साउथ के बीच में
तो इसे तो हमने कह दिया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवतीय निम्न दाब पेटी। बट इस पेटी के भी आंतरिक भाग में याद रखें ऑलवेज कि इस पेटी के भी आंतरिक भाग में दोस्तों 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच एक बड़ी ही शांत पेटी होती है दोस्तों, बेहद शांत पेटी होती है, शांत पेटी होती है। शांत पेटी को ही लैटिन भाषा में कहते हैं डोल्ड्रम। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? डोल्ड्रम बेल्ट कहते हैं, डोल्ड्रम पेटी कहलाती है। लैटिन में शांत शब्द को बोलते हैं डोल्ड्रम। क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम। तो डोल्ड्रम पेटी पाई जाती है, तो नोट लगा के क्या लिखेंगे? लिखे विषुवतीय निम्न दाब पेटी के मध्य, विषुवतीय निम्न दाब पेटी 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 के मध्य 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण की पेटी डोल्ड्रम कहलाती है। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य की पेटी डोल्ड्रम कहलाती है, डोल्ड्रम कहलाती है, जो कि पृथ्वी की सबसे शांत वायु दाब पेटी होती है, वायु दाब पेटी होती है। पूर्ण विराम। अब नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 लिखो। ये पहला आपने लिख लिया, ये नोट नंबर 1 था, पहला बिंदु। अब नोट नंबर 2 लिखो, नोट नंबर 2 लिखेंगे चूंकि विषुवतीय निम्न दाब पेटी में, चूंकि विषुवतीय निम्न दाब पेटी में दोनों दिशाओं से आने वाली व्यापारिक पवनें, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होगी दोस्तों, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होगी, तो दोनों दिशाओं से आने वाली व्यापारिक पवनें, दोनों दिशाओं से आने वाली व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, इसमें व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं। इसलिए इस पेटी को, ये पेटी यहां इसके आसपास पेटी, ये पेटी इसके आसपास पेटी, इस पेटी को ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्या कहते हैं इसे? ITCZ। नाम से क्लियर है कि जहां पर वैसा ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पर पवनों का अभिसरण हो रहा हो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हिंदी लिख सकते हो, सभी हिंदी में लिखेंगे। अंतः उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध के आंतरिक भाग में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहेंगे आप इसे? ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। पूर्ण विराम। नोट नंबर 1 में आपने डोल्ड्रम के बारे में लिखा और नोट नंबर 2 में आपने ITCZ के बारे में लिखा, ठीक है। देखो, आप पहला एक्सप्लेनेशन अभी सारा का सारा दे रहे थे, विषुवतीय निम्न दाब पेटी के बारे में सबसे पहला आपने इसका अक्षांश विस्तार बताया, फिर इसके निर्माण के कारण के बारे में बताया, फिर यहां पाई जाने वाली मौसमी दशा के बारे में बताया। आफ्टर दैट आपने यहां बताया कि कहां पर डोल्ड्रम पेटी है और इसे ITCZ क्यों कहा जाता है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि SETW क्या है, NETW क्या है? तो NETW का है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और SETW क्या है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, प्रिया पांडे कल पहुंचेंगे बेटा, कि क्यों इनको व्यापारिक पवनें कहते हैं, कल पहुंचेंगे उस टॉपिक में, आज नहीं पहुंच पाएंगे। लिख लिया इतना, पहली बात समाप्त हो गई। तो फर्स्ट बात समाप्त, डोल्ड्रम ही ITCZ नहीं बेटा, ITCZ 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच की पेटी है। ITCZ जो विषुवतीय निम्न दाब पेटी है उसको ITCZ कहेंगे, और ITCZ के अंदर डोल्ड्रम पेटी होती है। आकाश कुमार मत समझो बेटा, अभी जितना समझा रहे हैं उतना समझ लो, अभी इतना समझ लोगे बस स्वर्ग मिल जाएगा, उसके बाद फिर समझना, ठीक है। इतनी बात हो गई, अब आगे बात करते हैं, पहली बात फिनिश होने पर दूसरी बात आएगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। लिखिए सभी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। अच्छा, एक काम और करता हूं, बच्चे ने पूछा तो मेरा मन कर रहा है कि वो भी पढ़ा दें, यहां मैं लिख देता हूं समदाब रेखाएं, इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। समदाब रेखाएं है कुछ नहीं इस टॉपिक में, बट बच्चे को लगा तो फिर भी पढ़ा देंगे, मैंने लिख लिया, ठीक है बेटा, बिल्कुल नहीं भूलूंगा, लिखा हुआ है, मैं पढ़ा दूंगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि शांत पेटी क्यों कहते हैं? क्योंकि हवाओं का विक्षोभ नहीं है, हवाओं का टर्बुलेंस नहीं है, इसलिए शांत पेटी है। तो आपने लिखा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, डैश देकर लिखेंगे 25 से 35 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में, 25 से 35 डिग्री के मध्य, 25 से 35 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाने वाली उच्च दाब पेटी,
पाई जाने वाली उच्च दाब पेटी, लिख दिया आपने हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट कहां पाई जाती है, आपने ये लिखा, लिखे जिसे जिसे अश्व अक्षांश, इसी को हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, जिसे अश्व अक्षांश बेल्ट या पेटी भी कहा जाता है। इसके बीच में पाई जाती थी डोल्ड्रम बेल्ट, इसका नाम आपने दिया हॉर्स लैटिट्यूड। डोल्ड्रम बेल्ट के साथ इसका आपने दूसरी बात बताई कि ये ITCZ भी है ना। तो क्या लिखा आपने, हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड। अब इसे अश्वक्षांश क्यों कहते हैं पहले मैं ये समझा दूं, फिर दोस्तों कारण लिखाता हूं कि यहां उच्च दाब क्यों पाया जाता है। देखो ऐसी एक घटना का जिक्र आता है ज्योग्राफी में कि यूरोप मध्यकाल में घोड़े का व्यापार अरब से करता था। फिर से ऐसी एक घटना का जिक्र है कि यूरोप मध्यकाल में घोड़े का व्यापार अरब जगत से किया करता था, जिसमें से पश्चिम एशिया के साथ मध्य एशियाई घोड़े दुनिया भर में एक अपनी अच्छी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। अरबी व्यापारी जब घोड़ों को लेकर आगे की ओर नौका के साथ बढ़ते तो बढ़िया धूमधाम के साथ चलते रहते, लेकिन जब एक निश्चित क्षेत्र में पहुंचते तो उनको ऐसा लगता कि हमारी नौका अब हिचकोले खाने लगी है और डूबने वाली है। तो वो अपने नौका के भार को कम करने के लिए कुछ घोड़ों को उठाकर फेंक देते थे सागर में, जो थोड़ी कमजोर किस्म के घोड़े होते थे, थोड़ा जिनका वहां यूरोपीय बाजार में मूल्य कम मिलता, उसे उठाकर नौका को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अन्य घोड़ों की जान बचाने के लिए कुछ घोड़ों को उठाकर फेंक देते थे, बेसिकली समंदर में, सागर में फेंक दिया। अब आगे समझो। तो वह बेल्ट, वह पेटी या वह उच्च दाब पेटी जहां बढ़े वायुमंडलीय दाब के प्रभाव से नौका पर लगने वाले अतिरिक्त दाब के कारण अरबी व्यापारी नौका के भार को घटाने के लिए अपने घोड़ों को सागर में फेंक दिया करते थे, उसी पेटी को ही हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, उसी को ही अश्व अक्षांश कहा जाता है। पहली बात तो पूरी। अब दूसरी बात है कि यह पेटी उच्च दाब की क्यों है, हाई प्रेशर की क्यों है, तो लिखो कारण। हाई प्रेशर का कारण लिखना, उच्च दाब की पेटी का कारण लिखना है, लिखो इस पेटी में ऊपरी क्षोभ मंडल की ठंडी एवं भारी वायु, ऊपरी क्षोभ मंडल की ठंडी एवं भारी वायु अवतलित होकर उच्च दाब पैदा करती है, उच्च दाब पैदा करती है, अर्थात यह गतिकीय कारण से निर्मित उच्च दाब पेटी है, गतिकीय कारण से निर्मित उच्च दाब पेटी है, उच्च दाब पेटी है, पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम, मोहिनी कमल पढ़ो बेटा। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना कि इस पेटी के निर्माण की वजह वायु की गत्यात्मकता है, गतिशीलता है। गत्यात्मकता का यहां पर संदर्भ है कि यहां पर ऊपरी वायुमंडल से वायु का अवतलन होता है। अब कैसे अवतलन होता है इस बात को भी दोस्तों आपको दिखाता हूं। बेसिकली आपने ये चित्र बनाया था, थोड़ा सा चित्र को और इनरिच करते हैं, है ना। चलो ध्यान से देखो, मान लो ये पृथ्वी की सतह है, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो, और यहां पर है इक्वेटर, 0 डिग्री है। आप जानते हैं इक्वेटर की ओर दोनों तरफ से व्यापारिक पवनें आती हैं, अभी मैंने आपको दिखाया, और ये व्यापारिक पवनें यहां पर आकर अभिसरित होकर ऊर्ध्व संचरित होती हैं, संवहन को जन्म देती हैं, बादल बनता है और वर्षा करती हैं। क्षोभ सीमा के सहारे यही व्यापारिक पवनें ऊपरी वायुमंडल में दो विपरीत दिशाओं में जाती हैं और ठंडी तथा भारी होकर यह क्रमशः अवतलित होने लगती हैं। ये धरातल में 25 से 35 डिग्री के बीच अवतलित होती हैं, जहां पर ये क्या क्रिएट कर देती हैं, हाई प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। यहां केवल एक पवन नहीं आती, बल्कि दूसरी तरफ की भी देखो पवन को, दूसरी तरफ की, इधर से गई यहां पछुआ पवन, इधर से आई ध्रुवीय पूर्वा पवन, पछुआ पवन और पूर्वा टकराई तो पछुआ गर्म होने के कारण दोस्तों ऊपर उठती है, गर्म होने के कारण पछुआ ऊपर उठेगी और ऊपर उठकर यही पछुआ की एक शाखा इधर की ओर जाएगी और फिर यहां अवतलित होगी, तो ये भी हाई प्रेशर बढ़ाएगी, और दूसरी शाखा पोल की ओर जाएगी और ये पोल में अवतलित होकर पोल में भी हाई प्रेशर बढ़ा देगी। लेकिन दूसरा ये 60 डिग्री के आसपास दोस्तों, ये 60 डिग्री है तो यहां पर ये लो प्रेशर बना देगी, ये लो प्रेशर बनाई। तो 30 डिग्री के आसपास हाई प्रेशर है, 60 डिग्री के आसपास लो प्रेशर है और 90 डिग्री पर आसपास फिर से ये हाई प्रेशर क्रिएट कर देती है। तो कुल मिलाकर ये जो पेटियां आपको दिख रही हैं, ये तापीय कारणों के साथ साथ दाब के प्रभाव से निर्मित है। ठीक इसी प्रकार से यहां भी स्थिति बनती है, कि हवा का एक प्रवाह इधर की ओर गया
गया, इधर की ओर गया, एक प्रवाह दोस्तों पोल में जाकर अवतलित हुआ, तो पोल में इसने हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया, हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया। ये 90 डिग्री साउथ है सपोज, यहां जहां से ये ऊपर उठी है, ध्यान रखना, जिसके सहारे ये ऊपर उठी है, यहां इसने लो प्रेशर क्रिएट कर दिया। ये 60 डिग्री साउथ के आसपास की बात है। इसकी एक ब्रांच इधर की ओर गई, यहां अवतलित हुई, ये 30 डिग्री साउथ के आसपास इसने ये क्रिएट कर दिया हाई प्रेशर, और ये 0 डिग्री है जहां पर लो प्रेशर पाया जाएगा। विश्वत लिखा है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, उधर साउथ है। तो इस तरह से पूरे पृथ्वी में आप देखोगे कि वायु का इस तरह से त्रिआयामी प्रवाह पाया जाता है। वायु हर जगह दोस्तों, इसको बेसिकली इसकी कोशिकाओं की खोज कुछ व्यक्तियों ने की थी, जैसे ये त्रिआयामी खोज की खोज हेडली ने खोज की थी, तो इसको कहते हैं हेडली सेल, इसको कहते हैं हेडली सेल। सेल मतलब कोशिका, सेल मतलब कोशिका। इसकी खोज फेरल ने किया था, इसको कहते हैं फेरल सेल, इसको भी कहते हैं फेरल सेल। और ये तो ध्रुव के पास है, इसीलिए इसे पोलर कहते हैं, पोलर सेल कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी में पवनों के प्रवाह से धरातल और ये क्षोभ सीमा के आसपास की घटना है, जिसकी ऊंचाई मान लो यहां पर जो ये ऊंचाई आप देखोगे तो लगभग 13, 14, 15 किलोमीटर होगी, तो 13 से 16 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई होती है। उसके नीचे इस तरह से हवाएं चलती रहती हैं, हवाएं आपस में टकराएंगी, ऊपर उठेंगी, ऊपरी वायुमंडल में प्रवाहित आएंगे, नीचे होंगी, फिर आपस में टकराएंगे, ऐसे पवन प्रवाहित होती हैं। तो जहां पर वायु का अवतलन है वहां हाई प्रेशर, और जहां वायु का उत्थान है वहां पर लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। समझ में आ गया ना? तो ये भी चित्र बनाएंगे। आयुष यादव, एटमॉस्फेरिक वातायन, वातायन मतलब हवाओं का समूह या पवन परिसंचरण या पवनों का प्रवाह। बन गया, वेरी गुड। तो आपको कारण लिखना था, तो कारण क्या लिखेंगे? कारण क्या लिखा, कारण क्या लिखेंगे? तो चलो कारण में आइए, इसके लिखिए। कारण साथ लिख दिया आपने कि ऊपरी वायुमंडल की ठंडी एवं भारी वायु के अवतलन से, ऊपरी वायुमंडल की ठंडी एवं भारी वायु के अवतलन से यहां उच्च दाब का, ऊपरी ठंडी एवं भारी वायु के अवतलन से यहां उच्च दाब का निर्माण होता है, इसीलिए इसे गत्यात्मक कारणों से निर्मित उच्च दाब पेटी कहा जाता है, गत्यात्मक कारणों से निर्मित उच्च दाब पेटी कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अब मौसमी प्रभाव लिखो, मौसमी प्रभाव लिखो, चूंकि यहां सालों भर, मौसमी प्रभाव में लिखेंगे, चूंकि यहां सालों भर वायु का अवतलन पाया जाता है, वायु का अवतलन पाया जाता है, इसलिए 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 शांत वायुमंडल, स्वच्छ आसमान, शांत वायुमंडल, स्वच्छ आसमान, खिली हुई धूप, खिली हुई धूप, वर्षा का अभाव, खिली हुई धूप, वर्षा का अभाव जैसी दशाएं पाई जाती हैं, जैसी दशाएं पाई जाती हैं, अर्थात अर्थात मरुस्थलीय प्रकृति की मौसमी दशाएं। कैसी मौसमी दशाएं होंगी? मरुस्थलीय प्रकृति की मौसमी दशाएं पाई जाती हैं, पाई जाती है। पूर्ण विराम, इसमें कोई नोट नहीं लगाना है, बस इतना ही। कहां पाई जाती है, कारण क्या है, मौसमी प्रभाव क्या है, मौसमी प्रभाव क्या है, बस इतनी ही बात। ठीक है, अब जब इसको लिख दिया तो नेक्स्ट बारी आती है इसकी दोस्तों, ध्यान रखो यहां पर इसकी लिखो, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। डैश देकर लिखेंगे, 60 से 65 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में, 60 से 65 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में, 60 से 65 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में ऐसी स्थिति होगी। पूर्ण विराम लगाएं, लिखें। अब इसका कारण क्या है, तो लिखेंगे सभी कारण, लिखें यहां 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 पछुआ पवन एवं ध्रुवीय पूर्वा, यहां पछुआ पवन एवं ध्रुवीय पूर्वा के अभिसरण से बनने वाले, वाताग्रों के सहारे, बनने वाले वाताग्रों के सहारे, वाताग्र बनेंगे, फ्रंट बनेंगे यहां पर, बनने वाले वाताग्रों के सहारे निम्न दाब का निर्माण होता है,
निम्न दाब का निर्माण होता है, अर्थात यह पेटी भी गतिकीय कारणों से निर्मित निम्न दाब पेटी है। निम्न दाब पेटी है, पूर्ण विराम। पहले चेंज करते हुए लिखेंगे मौसमी प्रभाव या मौसमी दशाएं, मौसमी प्रभाव या मौसमी दशाएं। तो डैश देकर लिखेंगे कि वाताग्रों के उत्पत्ति की वजह से, कई बच्चे पूछेंगे वाताग्र क्या है, अभी नहीं बताऊंगा बेटा, 3-4 दिन के बाद टॉपिक आएगा। वाताग्रों के उत्पत्ति की वजह से यहां सालों भर शीतोष्ण चक्रवात, कौन सा चक्रवात? शीतोष्ण चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण चक्रवात होते हैं और एक ठंडे क्षेत्रों में आने वाले चक्रवात होते हैं, उनको कहते हैं शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं अर्थात यह चक्रवातीय वर्षा की पेटी है। साइक्लोनिक रेन होगा यहां पर, टेम्परेट साइक्लोन होंगे, चक्रवातीय वर्षा की पेटी है। पूर्ण विराम। तो लास्ट लिखेंगे आप सभी, लास्ट आप क्या लिखेंगे? सभी लिखे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। 70 से 90 लिख दो, 75 से 90 लिख दो, सब चलेगा। 70 से 90 डिग्री के मध्य दोनों ही गोलार्धों में, 70 से 90 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाएगी दोस्तों, दोनों ही गोलार्धों में। ठीक है, पूर्ण विराम लगाओ। अब क्यों हाई प्रेशर है तो लिखो कारण तो लिखेंगे नंबर 1, सालों भर पृथ्वी का सर्वाधिक निम्न तापमान की बात कर रहा हूं, सालों भर पृथ्वी का सर्वाधिक निम्न तापमान पहला कारण हो गया। नंबर 2, दूसरा कारण लिखो, निम्न तापमान की वजह से क्षोभमंडलीय ठंडी एवं भारी वायु का सालों भर अवतलन, अर्थात यह पेटी तापीय कारणों से निर्मित अवश्य है, परंतु मूल रूप से तापीय कारण से निर्मित है, परंतु गतिकीय कारण मतलब हवा का अवतलन है ना, गतिकीय कारण की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, पूर्ण विराम लगाकर तीसरा बिंदु लिखेंगे, ध्रुवों के पास पृथ्वी की सर्वाधिक गुरुत्वीय शक्ति, लेकिन न्यूनतम घूर्णन प्रभाव लागू होता है, जिससे वायु दाब में वृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। ये 3 कारण हो गए, इन 3 कारणों से, लेकिन मूल कारण तापमान है, दूसरा कारण गतिकीयता है, तीसरा कारण गुरुत्वीय शक्ति एवं घूर्णन प्रभाव है दोस्तों। पूर्ण विराम। ये तो दोस्तों हो गया। अब ये हो गया घूर्णन प्रभाव। अब यहां की मौसमी दशा कैसी है तो लिखो मौसमी दशाएं, लिखो यह पृथ्वी का सबसे शुष्क शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है, पृथ्वी का सबसे शुष्क शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां कई वर्षों तक वर्षा का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। 10, 12, 25 वर्षों में एक बार वर्षा होगी तभी, जहां कई वर्षों तक वर्षा का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, पूर्ण विराम। लिखें वर्षा हिमवृष्टि के रूप में, वर्षा जब भी वर्षा होगी स्नोफॉल के रूप में, क्योंकि तापमान बहुत कम है, तो वर्षा हिमवृष्टि के रूप में, स्नोफॉल के रूप में, केवल ध्रुवीय रात्रि काल में, क्योंकि ध्रुवों में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात्रि है, ध्रुवीय रात्रि काल में हिम भरी आंधियों के साथ साथ पाया जाता है। पूर्ण विराम। ओके, तो ऐसी यहां की मौसमी दशाएं होंगी।
लेकिन इसके साथ ये थी प्रेशर बेल्ट दोस्तों, लेकिन इसके साथ मैंने एक चीज यहां पर लिखाई, ये दाब पेटियों का विस्थापन। क्या दाब पेटियां सालों भर ऐसे ही एक जगह पर रहती है? मेरा जवाब होगा नहीं। तो हेडिंग देंगे शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, हेडिंग देना सभी को। दाब पेटियों का विस्थापन। अब नोटिस करना, देखो आपने देखा कि हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में यहां इक्वेटोरियल लो प्रेशर, यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहां भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहां पर सब पोलर लो प्रेशर, यहां भी सब पोलर लो प्रेशर, और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट प्राप्त होता है। ऐसा आपने देख लिया दोस्तों। माना कि सूर्य जब सालों भर इक्वेटर पर होता तब तो ऐसी स्थिति कायम होती, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सूर्य यहां नहीं है, बल्कि सूर्य स्थानांतरित होगा और कभी तो ये चला जाएगा कर्क रेखा की ओर, कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, तो कभी ये दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाएगा और कभी चला जाएगा मकर रेखा की ओर, मकर रेखा की ओर जाएगा। मतलब सूर्य का उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण भी होगा, उत्तर की ओर जाएगा, सूर्य का दक्षिणायन भी होगा, मतलब सूर्य अपने स्थान पर होगा नहीं। इन दाब पेटियों की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका सूर्य की अवस्थिति की है। प्रमुख भूमिका किसकी है? सूर्य की उपस्थिति की है, क्योंकि सूर्य है तो ऊर्जा का प्रभाव है, ऊर्जा है तो दाब का प्रभाव है। तो जब सूर्य ही अपने स्थान पर नहीं रहेगा तो क्या दाब पेटियां वहीं पर स्थायी होंगी? नहीं, बल्कि दाब पेटियां भी अपने स्थान को छोड़ेंगे। जैसे माना कि सूर्य उत्तर की ओर जा रहा तो दाब पेटी उत्तर चली जाएगी, और माना कि सूर्य दक्षिण की ओर जा रहा तो दाब पेटी दक्षिण की ओर चली जाएगी। इसके साथ भी होगा, सूर्य उत्तर की ओर गया तो उत्तर चली जाएगी, सूर्य दक्षिण की ओर गया तो दक्षिण चली जाएगी। तो कितना ये होता है? ये ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, ये ज्यादा से ज्यादा 15 से लेकर, लेकिन इन्हीं दो पेटियों के साथ होता है ये ज्यादा से ज्यादा 15 से 25 डिग्री तक होता है। बस इतना ही होता है विस्थापन, अपने स्थान पर नहीं रहती हैं। तो सभी के सभी लिखना है कि लिखें कि पृथ्वी में पाई जाने वाली, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट लिखेंगे, पृथ्वी में पाई जाने वाली दाब पेटियां, दाब पेटियां सालों भर एक स्थान पर, सालों भर एक स्थान पर अवस्थित नहीं रहती है, सालों भर एक स्थान पर अवस्थित नहीं रहती, बल्कि बल्कि सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के साथ, सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के साथ ध्रुवीय पेटियों को छोड़कर, ध्रुवीय पेटियों को छोड़कर अन्य पेटियां भी विस्थापित होती हैं, विस्थापित होती हैं। पूर्णविराम। यह विस्थापन अधिकतम 15 से 25 डिग्री, अधिकतम 15 से 25 डिग्री तक पाया जाता है, तथा यह विस्थापन अधिकतम 15 से 25 डिग्री तक पाया जाता है, तथा सागरीय क्षेत्रों में कम, जबकि महाद्वीपों पर, सागरीय क्षेत्रों में कम जबकि महाद्वीपों पर अधिक, महाद्वीपों पर अधिक विस्थापन देखा जाता है, विस्थापन देखा जाता है। पूर्ण विराम, पैराचेंज लगाओ, पैराचेंज करके लिखो, लिखो पुनः, पुनः यह दाब पेटियां, यह दाब पेटियां संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार में, संपूर्ण अक्षांशीय मतलब कोई भी दाब पेटी पूरे अक्षांश में होगी, तो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार में यह दाब पेटियां संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार में सालों भर स्थायी नहीं पाई जाती हैं, सालों भर स्थायी नहीं पाई जाती, बल्कि सागरीय जल क्षेत्रों में इनके स्थायी स्वरूप दिखते हैं, बल्कि सागरीय जल क्षेत्रों में इनके स्थायी स्वरूप दिखते हैं, जबकि महाद्वीपों पर नहीं। वो पहली वाली दशा तो आइडियल थी, दूसरी वाली ये जो बात कर रहे हैं ये वास्तविक है। महाद्वीपों पर कभी ये नजर आएंगी, कभी नजर नहीं आएंगी, नजर नहीं आएंगे। सोम उपाध्याय, ठीक बेटा, ठीक है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ओके। गत्यात्मक क्या होता है? अभी पीछे समझाए थे हर्षिता। गत्यात्मक मतलब हवाओं का चलना, आरोहण के रूप में या अवरोहण के रूप में, हवाओं में गति आ जाना। महाद्वीप का मतलब हाँ स्थलाकृतिक विविधता है बेटा आरती, स्थलाकृतियों में इतनी विविधता पाई जाएगी महाद्वीपों में कि ये स्थायी हो ही नहीं सकती, कभी स्थायी नहीं पाई जा सकती, ये है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया दाब पेटियों का विस्थापन, ठीक है। अब अंतिम बात जो बच्चे ने पूछा था, अदरवाइज ये बात इतनी ही होती, पर अंतिम एक बात और हेडिंग दे सकते हो आप, लिखो समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं, ठीक है। चलो बात करते हैं दोस्तों, समदाब आइसोबार कहलाती हैं, आइसोबार लाइंस, आइसोबार लाइंस, समदाब रेखाएं, ठीक है। क्या होती है मैं परिभाषा भी लिखाऊंगा, पर पहले समझा देता हूं, तमाम बातें तब लिखाऊंगा और एक चित्र बनाना पड़ेगा मुझे।
समदाब रेखाओं के लिए सबसे पहला तो दोस्तों एक दुनिया का चित्र बना देता हूं ताकि आप ठीक से समझ पाओ। मान लो कि ये उत्तर अमेरिका है। आजकल उत्तर अमेरिका का नाम आते ही कई देश तो डर जाते हैं कि पता नहीं एक ऐसा दक्षिणपंथी सनकी व्यक्ति गद्दी पर बैठा कि पता नहीं कब कौन सा निर्णय लेगा और दुनिया को हिला डालेगा। नहीं, न्यूज पर दोस्तों पैनी नजर रखना। न्यूज पर अगर नजर पैनी नहीं होगी तो आप नुकसान उठाओगे और उस नुकसान की भरपाई आप जिंदगी में नहीं कर पाओगे। इतना बड़ा नुकसान होगा। जियोपॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझना। दुनिया इस समय पर अद्भुत जियोपॉलिटिकल जोन पर जा रही है, बहुत ही अद्भुत जियोपॉलिटिकल जोन पर जा रही है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशन का सारा पक्ष अपने आप में एक तरफ है, जियोपॉलिटिक्स अपने आप में इस समय की एक तरफ है, एक तरफ है। इसलिए इसे बिल्कुल इग्नोर मत करना। अगर इग्नोर किया तो फिर खत्म, सारी चीजें खत्म दोस्तों, सारी चीजें खत्म। इसलिए मैं कहूंगा खूब अच्छे से पढ़ना, खूब अच्छे से पढ़ना दोस्तों, खूब अच्छे से। महासागर और दुनिया का मानचित्र है आपके सामने। आइसोबार लाइन क्या है? तो सबसे पहले तो ये समझो कि समान दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, समान दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं, ये कहलाती हैं समदाब रेखाएं। समान दाब, जैसे मान लो हमने ले लिया कि हमें 1020 मिलीबार की एक आइसोबार लाइन बनाना, हमने बना लिया, हमने बना लिया। अरे जापान ओपान की जरूरत नहीं है बेटा, जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनी, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, न्यूजीलैंड सब बनाकर दिखाऊंगा। अभी इतने की जरूरत थी इसलिए बनाया। ये मुझे मत बता बेटा ये नहीं बनाया आपने। आदित्य बेटा पढ़ो, जितना बता दे रहे हैं मजे लगा देंगे, गदगद कर देंगे बेटा, बस पढ़ते चलो, पढ़ते चलो। देखो मोहित सिंह सर, मेरा आज का पहला कमेंट जब तक सूरज चांद रहेगा। ओह धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके चलो आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ यहाँ ध्यान से। अब मान लेते हैं, अब ये सब आप जानते हो कि यहां से गुजर रहा है इक्वेटर, ये कहीं ये वाला भाग है जहां से पृथ्वी का हमारे इक्वेटर गुजरता है, विषुवत रेखा गुजरता है, ये वाला हिस्सा कोई है इक्वेटर, मतलब 0 डिग्री की लाइन यहां कहीं से गुजरती है, ठीक है, यहां से 0 डिग्री की। ये ध्रुवीय क्षेत्र होगा, नीचे भी ध्रुवीय क्षेत्र होगा, ये ध्रुवीय क्षेत्र। अब इसमें दो सीजन की बात चलती है, एक समर की बात चलती है, एक विंटर की बात चलती है। चलो मैं ले लेता हूं समर। अब दो के लिए अलग अलग चित्र नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही समझाऊंगा। मान लो समर की हम बात करें, गर्मियों की हम बात करें, समर की हम बात करें, गर्मी चल रही है। अब गर्मी के दिनों में क्या होगा? वर्ल्ड मैप बनाया करो बेटा, बार बार बनाया करो, प्रैक्टिस से बनाओगे तो सब आने लगेगा। सब बार बार, जितना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बचपन से आप सुनते चले आए हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार बार कोशिश करेंगे बेटा, उतना ही बेहतर चीजें बनती चली जाएंगी, ठीक है, उतना बेहतर बनती चली जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, एक बच्चे ने पूछा है कि अदरवाइज मत लेना बेटा, बस बहुत अच्छे से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बच्चे ने पूछा है सर मैप अच्छा कैसे बनाएं? मैं एक बहुत सरल जवाब देता हूं दोस्तों। कभी नोटिस करना, कभी नोटिस करना कि जिससे आप मोहब्बत के लेवल से भी ऊपर जाकर ना इश्क करते हो ना, उसके आप रोम रोम को अपनी आंखों में बसा लेते हो। और कभी आपसे कह दिया जाए कि चलो उसका एक चित्र बनाओ, उसका एक चित्र बनाओ, तो मैं सच बताता हूं दोस्तों, आप इतना सुंदर सा चित्र बनाएंगे, इतना सुंदर सा चित्र बनाएंगे कि आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। सिनेमाओं में भी आपने ऐसा देखा ही होगा कि एक कैनवास लवर व्यक्ति आता है और अपने नायक या आता है या आती है अपने नायक या नायिका का इतना खूबसूरत सा चित्र कैनवास पर उकेरती है कि देखकर आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों राजेश मिश्र ने मोहब्बत तो भूगोल से की है। मेरी मोहब्बत भी ये है, मेरा इश्क भी ये है, मेरा जुनून भी ये है, मेरा सब कुछ ये है। तो इस पर तो दोस्तों कितनी बारीकियां से दिखाएंगे कि खैर अलग सी बात है, अभी आप भी कर जाओ, सब बनने लगेगा। मतलब आंखों में बसाओ, कहने का मतलब है कि आंखों में बसाओ, और आंखों में बसाओ और बस उकेर दो और बढ़िया चित्र बनेगा, धीरे धीरे बढ़िया बनने लगेगा। प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ध्यान से अब सुनो, आइसोबार लाइंस में आते हैं। मान लो कि हमने बनाया 25 डिग्री की आइसोबार लाइन, 25 डिग्री की या 30 डिग्री की बना दे, 30 डिग्री तापमान की, 30 डिग्री तापमान की। अब मान लो 30 डिग्री तापमान की आइसोबार लाइन हमें यहां पाई जा रही है, यहां हम देख रहे हैं ये सागरीय जल क्षेत्र में यहां से चल रही है, यहां से चल रही है। या और ऊपर से बनाए, मान लो कि मैं बताता हूं कि 25 डिग्री की आइसोबार लाइन हमें बनाना है। मान लो कि यहां से 25 से 30 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, 30 डिग्री की आइसोबार लाइन हमने यहां से बनाया, सागरीय जल क्षेत्र में पाई जा रही है यहां से। तो जैसे ही आप महाद्वीपों पर पहुंचेंगे तो आपको एक लाइन तय बता दूं कि महाद्वीपों पर सागरीय जल क्षेत्र की तुलना में गर्मी का तापमान अधिक होता है, इसलिए यह रेखा उधर नहीं बल्कि ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। फिर यहां सागर में आ गए, फिर ये इक्वेटर की ओर मुड़ जाएगी, फिर महाद्वीपीय क्षेत्र आया, फिर ये ध्रुवों की ओर मुड़ जाएगी, फिर सागर में आए, फिर यहां मुड़ेगी, फिर इधर मुड़ेगी, इसलिए ये सीधी नहीं पाई जाएगी। तो ग्रीष्म काल में समदाब रेखाएं किधर की ओर मुड़ती है? ध्रुवों की ओर मुड़ती है। समझिए मेरी बात। अंशिमा साक्ष्य लिखा, सर आप ऐसा एग्जाम्पल देते हो तो आपको ब्लॉक नहीं करते हैं, और अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल दे दूं तो मुझे ब्लॉक कर दिया, अरे बेटा बड़ी विडंबना है, बता
ऐसा एग्जाम्पल तुम लोग नहीं दे पाते। अरे बिटिया, तुम बिटिया हो या बेटा मुझे नहीं पता, बट ध्यान रखना। अच्छा जगदीश, तुम तब से मुझे देख रहे हो, मेरे को ओह मोस्ट वेलकम बेटा। निश्चित रूप से मेरी बड़ी खुशनुमा यादें हैं उस संस्था के साथ भी, बहुत बहुत ठंडी सी सुकून भरी यादें हैं। पर चलो समय के साथ इधर उधर हम होते जाते रहते हैं, ठीक है कि नहीं। बच्चों ने लिखा राइट सर, राइट सर। ओके, तो आप भी ऐसा उदाहरण देना चाहते हो? आप उदाहरण देने के लिए नहीं आए हो, आप सुनने के लिए आए हो। आप मत देना उदाहरण, आप पढ़ो, ध्यान से सुनना। शिक्षक को हर उस एक एंगल पर आपको पहुंचाना होता है, तब क्या किसी कि समदाब रेखाएं अगर ग्रीष्म काल में देखी जाएं तो सागरीय तापमान की तुलना में जैसे उसी अक्षांश पर महाद्वीपों में पहुंचेंगे तो महाद्वीपों का तापमान अधिक होता है, इसलिए यह ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। लेकिन विंटर में इसकी विपरीत स्थिति आती है। अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में यहां पर बेसिकली 10 डिग्री तापमान होगा। कितना तापमान होगा? 10 डिग्री तापमान होगा, 20 डिग्री तापमान होगा। स्थिति बदल जाती है। 20 डिग्री सेल्सियस मान लो, यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो सागर में 20 डिग्री, लेकिन यहां नहीं मिलेगा, बल्कि यहां नीचे की ओर आएगा, फिर से यहां ऊपर की ओर आ जाएगा, फिर यहां नीचे की ओर आ जाएगा। फिर समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? फिर यहां ऊपर चला जाएगा, फिर यहां नीचे आ जाएगा। तो दोनों बातें हम दिखाना चाहूंगा। एक समर की बात कर रहा है, ये लाइन बता रही है विंटर की बात बता रही है, विंटर की बात कर। तो सबसे पहले समदाब रेखा के बारे में लाइन लिखाऊंगा, लिखो सभी, सभी के सभी ध्यान से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखिए, लिखिए बढ़िया से, ऐसा लिखिए। अरे बदमाशी मत करो, लिखो नहीं झापड़ खाओगे, एक झापड़ दूंगा अब यहीं से। लिखो सभी के सभी। पहले समदाब रेखाओं के बारे में लिखाते हैं, लिखें समान दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं, समान दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं। मिलाने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। लिखो, यह रेखाएं ग्रीष्म काल में, यह रेखाएं ग्रीष्म काल में सागर से महाद्वीपों की ओर जाने पर, ग्रीष्म काल में सागर से महाद्वीपों की ओर जाने पर ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं, ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं, जबकि शीतकाल में, शीतकाल में इसके विपरीत स्थिति पाई जाती है, इसके विपरीत स्थिति पाई जाती है। ठीक है, पूर्ण विराम लगाओ। पहली बात समाप्त। दूसरी बात लिखोगे, पुनः पैरा चेंज करके लिखो, पुनः, पुनः, पुनः के बाद क्या लिखेंगे? यदि महाद्वीपों से सागर की ओर जाया जाए, आई सुबार लाइन के साथ, यदि महाद्वीपों से सागर की ओर जाया जाए तो ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में यह विषुवत रेखा की ओर मुड़ती हैं, जबकि ग्रीष्म काल में विषुवत रेखा की ओर मुड़ती हैं, जबकि शीतकाल में ध्रुवों की ओर। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, बात समाप्त, बात समाप्त। तो ये है दोस्तों, बस आई शुबार लाइन। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर आधारित बहुत सी चीजें होंगी। मेंस का भी टॉपिक है, पीटी का भी टॉपिक है, इस पर बेस्ड आगे की कक्षा भी है। तो इसमें आपको फिर से आपको इतना याद रखना है कि वायु दाब क्या है। पहली बात, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। वायु दाब पेटियां पृथ्वी में आइडियली हैं कितनी। दाब पेटियां अपने स्थान पर क्यों नहीं रहती, इनका विस्थापन क्यों होता। तो सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। तो लास्ट बात यहां पर आती है कि ये समदाब रेखाएं क्या होती हैं, यह क्यों एक सीधी रेखा में नहीं होती, क्योंकि सीधी रेखा में बराबर का तापमान मिलता नहीं है बेटा, बराबर का तापमान मिलता नहीं है। अगर बराबर का तापमान मिलता तो ये सीधी रेखा में होती है, लेकिन यही तापमान कहीं यहां मिलेगा, कहीं यहां मिलेगा, कहीं यहां मिलेगा, कहीं यहां। तो जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन देखा जाता है, परिवर्तन देखा जाता है, ये रेखाएं उसी तरफ मुड़ती चली जाती हैं, मुड़ती चली जाती, इसलिए यह सीधी रेखा में नहीं पाई जाती। मोड़, इनका झुकाव किधर होगा, इनका मोड़ किधर होगा, ये भी बातें मैंने आपको यहां पर बताई। और इसी के साथ ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टॉपिक समाप्त दोस्तों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समाप्त, वायुमंडलीय दाब समाप्त। ईच एंड एवरी डायमेंशंस जो आपके लिए जरूरी थे, मैंने आपको यहां पर इसके विषय में समझा दिया। तो कल की क्लास हम लेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण पर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पर, वायुमंडलीय प्रवाह पर क्लास लेंगे, जिसमें मूल रूप से पवन तंत्र की बात आएगी। मूल रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पवन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक की समाप्ति के साथ आज मैं चाहूंगा कि इसे यहीं पर समाप्त करूं। आशा करता हूं कि आपने ठीक से समझा होगा, सारी बारीकियां ठीक से जानी होंगी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास की समाप्ति करता हूं।